Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे गैसेस स्टेट के अंदर हम लोग काफ़ी लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो आपकी हेड होगी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर है? ओके। तो जो हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे थे, आइडियल गैस की हम लोग जो बात कर रहे थे, कुछ डिफरेंट लॉज को फॉलो करके जो इक्वेशंस आपकी डिस्कस हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी दैट इज़ पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका आइडियल बिहेवियर जो भी गैसेस का, जो भी गिवन गैस का होगा, एक्चुअली में आइडियल गैस बेटा आपकी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल आपकी गैस होती है, ठीक है। कोई भी नॉन गैस आपकी आइडियल नहीं होती, यह बात आप समझ लो बहुत ही क्लियर तरीके से। तो ये जो पी बी इक्वल टू एन आर टी है, इसके अंदर किस तरीके से आपका जो डेविएशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ वॉल्यूम करेक्शन के बारे में, कुछ प्रेशर करेक्शन के बारे में। अच्छा, टेम्परेचर में करेक्शन क्यों नहीं होता है इसके बारे में मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्व से। तो सब लोग ध्यान से समझेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूँगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इस पे हम लोग कर्व बनाएंगे और सब लोग ध्यान से इधर फोकस करेंगे। ये कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझ में बिल्कुल आपको आएगा। ये बेटा आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे आपका ये प्रेशर है। तो मैंने बाई एक्सिस पे क्या लिया आपको दिख रहा है प्रेशर, मैंने एक्स पे क्या लिया बच्चों, इट इज़ अ वॉल्यूम। क्लियर है? जहाँ पे टेम्परेचर कैसा है आपका कांस्टेंट। तो आपको मैंने पढ़ाया था बेटा कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब आपका टेम्परेचर कैसा होगा कांस्टेंट। ये लॉ मैंने आपको डिस्कस किया है, ओके। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों जो आइडियल गैस है उसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये कुछ कर्व आपका इस तरीके से आइडियल गैस को डिफाइन कर रहा है, और रियल की हम लोग बात करेंगे तो रियल को भी हम सपोज यहाँ से डिफरेंट कलर से मैं आपको बनाऊंगा समझने के लिए। सपोज यहाँ से आपका जो रियल कर्व है वो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका मूव किया है, ठीक है। तो हम कर देते हैं, ये आपका जो फर्स्ट है ये आपके आइडियल को डिफाइन कर रहा है, जो आपका सेकेंड है ये रियल को डिफाइन कर रहा है। ऊपर भी हम लिख देते हैं बच्चों ये आपके आइडियल एंड नाउ इस रियल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि बच्चों जब हम एक यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हम बाई एक्सिस बेटा हम इस तरीके से मूव करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जब बेटा हम एक्स एक्सिस से मूव करेंगे इस तरीके से तो आपकी वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि आपका प्रेशर दोनों के लिए, आइडियल रियल के लिए हम लोग एक फिक्स कर देते हैं। तो उस केस में आप जरा ध्यान से देखना, आइडियल वाला जो पॉइंट होगा उसको बेटा हम लोग वॉल्यूम पे इस तरीके से डिफाइन करेंगे एक्स एक्सिस पे, देख सकते हो। तो फर्स्ट केस ने आइडियल वाले केस के अंदर आपका ये B1 वॉल्यूम, इस केस के अंदर आपका ये B2 वॉल्यूम। तो मुझे बताओ B1 और B2, जब बेटा इस प्रेशर की बात कर रहे हैं बच्चों, इट इज़ ए P1, ठीक है। तो P1 प्रेशर को अगर मैं देखूंगा तो बच्चों ये क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर पे मुझे बताओ आपको किसका वॉल्यूम अधिक दिख रहा है, रियल का या फिर आइडियल का। तो कॉमन सी बात है बच्चों, देखो B2 जो वैल्यू है वो रियल को डिफाइन कर रही है और जो B1 है वो आपको आइडियल को डिफाइन कर रही है। तो B2 अधिक आपको दिख रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ रियल होगा वो ग्रेटर होगा आपके वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। बताओ भाई, ये बात समझ में आएगा? क्लियर है? तो फर्स्ट केस आपको समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बारे में। क्लियर है? तो हम एक्चुअली आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में, दोनों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि जो आइडियल गैस है बच्चों वो आपका हाइपोथेटिकल है। जितनी भी नॉन गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? वो आपका रेफरेंस एक हो जाता है, उसके बेस पे आप अदर गैस को कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो लेकिन बाकी जितनी भी नॉन गैसेस हैं वो सबके सब रियल गैस की कैटेगरी में जाती हैं। तो रियल और आइडियल गैस के अंदर जो हम बात करते हैं डेविएशन, वो जो आ रहा है उसके आने के पीछे हम लोग यहाँ पे रीज़न की बात करेंगे। तो ठीक है, मैंने दो कर्व बनाए हैं बच्चों, एक आइडियल का एक रियल का। तो फर्स्ट केस की हम बात करेंगे एट हाई प्रेशर। मैं बात करूँगा एट हाई प्रेशर आपका जो वॉल्यूम होगा रियल का बच्चों वो अधिक होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ये बात समझ में आई क्या? यस। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। फिर हम लोग अब चलेंगे यहाँ पे कि सपोज बेटा सेकेंड कंडीशन में कि भाई अगर आपका प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे किस तरीके से आपका वॉल्यूम डिफाइन किया जाएगा। तो सब लोग फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ओके।
तो हाई प्रेशर क्लियर है? ओके, कोई डाउट है? नहीं है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे और करेंगे डिस्कस। तो बच्चों मान लेते हैं कि आपका इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं, सपोज ये आपका प्रेशर मान लेते हैं कि सपोज दिस इज ए प्रेशर P2, ये आपका लो प्रेशर है। इस प्रेशर पे बेटा इसको कांस्टेंट कर दो, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे देखो आपको ये सपोज मान लेते हैं बच्चों इट इज़ ए B1 और इसको हम मान लेते हैं सपोज इट इज़ ए B2, ठीक है। तो मुझे बताओ B1 B2 में से कौन सी वैल्यू अधिक दिख रही है? तो कॉमन सी बात है बच्चों, B2 अधिक आपको बिल्कुल दिखेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगी आपकी B1 से, B2 अधिक होगा आपके B1 से। तो इस केस में मुझे बताओ जो B2 वॉल्यूम है वो किसको डिफाइन कर रहा है बच्चों? आइडियल को। और B1 किसको डिफाइन कर रहा है? रियल को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे बताओ यहाँ पे किसके वॉल्यूम बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा मैं एट लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर पे मुझे बताओ किसका वॉल्यूम अधिक आपको दिखेगा? तो लो प्रेशर पे आपको बिल्कुल दिख रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल है ये आपको लेस दिख रहा है बेटा किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। अरे बात समझ में आई क्या? ये कर आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है, बहुत ही क्लियर तरीके से, कोई भी डाउट नहीं है। तो देख लो, आपका जब हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर में आपका जो वॉल्यूम ऑफ रियल होगा वो अधिक होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। जब प्रेशर आपका लो हो जाएगा तो उस केस में आपका वॉल्यूम रियल कम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। ये बात समझ में आई क्या? ओके। अब वॉल्यूम जब बेटा यहाँ पे कम हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है हाई और लो प्रेशर पे, तो उसके बेस पे मैं बात करूँगा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो जरा हाई प्रेशर और लो प्रेशर को आप देखो। तो फर्स्ट मैंने आपसे बात की थी कि बेटा आपका हाई प्रेशर, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, रिजल्टेंट में लिखूँगा, उसको जरा फोकस करना। यस, फर्स्ट पॉइंट आपका निकल के आया था एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या हुआ था? वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो जब बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज किया है रियल का, और रियल को ही बेटा हम लोग करते हैं कैलकुलेट, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ रियल है यही तो बेटा आपका एक्चुअल वॉल्यूम है। क्या है? दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ओके, हालांकि हम बी आइडियल भी करते हैं कैलकुलेट, लेकिन बी रियल जो है बेटा वो गिवन होगा, है ना, क्वेश्चन के अंदर, और हम इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। तो जब आपका बेटा रियल वॉल्यूम जो जिसको आपको बेटा कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंटली देखो आप बेटा इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए आइडियल कंडीशन से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा रिजल्टेंट? बताओ भाई। यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। नोट डाउन, यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया क्या? यस। तो मैं अगर रिजल्टेंट ऐसे करके बोलूँ कि एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, इसका मतलब क्या है बेटा? इट इज ए पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया क्या? ओके, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट बच्चों क्या था आपका रिजल्टेंट? बताओ जरा। एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या हुआ था? बताओ भाई। लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। अरे यही तो हुआ था। अरे भाई आपका रियल का वॉल्यूम जो है, जो बेटा कैलकुलेट करना है, उसका वॉल्यूम कम हो गया है, आइडियल का अधिक हो गया है। मतलब ये होगा आपका नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि मुझे निकालना बच्चों किससे है? मुझे बेटा निकालना है बी रियल, जो बेटा कम हो चुका बी आइडियल से, तो नेगेटिव डेविएशन आपका शो करेगा। इसको नोट डाउन करो। तो एट लो प्रेशर यहाँ पे आपका नेगेटिव डेविएशन शो हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्हीं दोनों पॉइंट को लेके हम बोल सकते हैं कि दिस इज द डेविएशन। तो दिस इज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके। यस बच्चों, तो अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे सब लोग यहाँ पे। दैट इज़ दी बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड इट्स कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियर बेटा मैंने बताया आपको, इस डेविएशन के बारे में डिस्कस किए मैंने, तो हम पढ़ेंगे। इट इज़ द मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एंड डिफाइंड एज। तो कैपिटल जेड को हम लोग बेटा एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल जेड आपको क्या आइडिया देता है। तो कैपिटल जो जेड रहता है, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर की मैं हेल्प से आपको देखो बताने जा रहा हूँ, जरा सब लोग फोकस करेंगे कि जो कैपिटल जेड की जो हम लोग बात करते हैं, तो कैपिटल जेड एक्चुअली में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? कैपिटल जेड बच्चों बताता है, सब लोग फोकस करना है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड जीरो डेविएशन। फोकस करो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो।
तो कैपिटल जेड गिव्स द आइडिया अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन एंड जीरो डेविएशन। मतलब जो भी आप गैसेस बेटा अवेलेबल होंगी, जो भी नॉन गैसेस होंगी, उसको हम लोग आइडियल के केस से कंपेयर कराएंगे और डिस्कस करेंगे कि आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी फैक्टर है जो कैपिटल जेड है, इट विल गिव्स द आइडिया अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड जीरो डेविएशन। क्लियर है? ओके। तो अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक फॉर्मूले पे। तो फर्स्ट इसका फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू दैट इज पी बी डिवाइड बाई एन आर टी, और सेकेंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो रहता है z इज इक्वल टू इट इज़ ए वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये दोनों बेटा समझ में आया। अब यहाँ से जो हम स्मॉल m, बहुत सी बुक्स में आपको ऐसे बी एम लिखा मिलेगा, कहीं कहीं से बी लिखा मिलेगा, बी रियल, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें m का मतलब है कि बेटा यहाँ पे n इक्वल टू 1, मतलब मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल्स के लिए डिफाइन किया है मोलर वॉल्यूम, बस आपको इतना अंडरस्टैंड करना है। तो देख सकते हो bm बोलो या bm-r बोलो, कुछ भी बोलो आपको, लेकिन जो क्योंकि डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट तरीके से लगा है, इसलिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो बोलो कि यहाँ पे आपको मैंने br लिखा दिया था, b रियल लिखा दिया था, वहाँ पे कहीं भी bm रियल लिखा है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके। इसका पता है आपको आइडियल गैस की जो हमारी बेसिक क्वेश्चन होती है वो क्या होती है, दैट इज पी बी इक्वल टू एन आई टी, जहाँ पे बच्चों हम लोग एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि मुझे बी एम डिफाइन करना है। तो बी एम का मतलब है कि जहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट डिफाइन हो, एन इक्वल टू 1 डिफाइन हो, तो डेफिनेटली आपको उसको हम लोग बी एम यूज करेंगे उसका। क्लियर है? यस, इट इज़ ए मोलर वॉल्यूम। तो पी बी एम आपका यहाँ से बन गया दैट इज इक्वल टू आर टी। तो बी एम इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा बताओ भाई? 1 मोल्स के लिए निकाल कर रहे हैं बेटा, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, तो बताओ वॉल्यूम बेटा आइडियल के लिए कितना होगा? आर टी डिवाइड बाई पी बन जाएगा यहाँ से। यस, समझ में आया आपको? ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बच्चों जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन चुकी है, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से बेटा हम लोग ले आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है आपकी वॉल्यूम, जो आपका मोलर वॉल्यूम है रियल का, डिवाइड बाई जो आपका मोलर वॉल्यूम है आइडियल का। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो मोलर वॉल्यूम आइडियल का इसको हम लोग पुट करेंगे। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, बी एम रियल डिवाइड बाई बी एम आइडियल की वैल्यू कितनी है? आर टी बाई पी, उसको मैंने पुट कर दिया। इसको जरा सॉल्व करो, क्या निकल गया है? जेड इज इक्वल टू पी बी एम डिवाइड बाई आर टी। निकला कि निकला? जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या थी बेटे, सेकंड इक्वेशन जेड इज इक्वल टू क्या था आपका? पी बी डिवाइड बाई आपका एन आर टी था कि था, जहाँ पे अगर आप एन इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो बच्चों उस केस में जो वॉल्यूम है वो आपका बी एम बन जाएगा। तो देखो आपकी सेकेंड इक्वेशन सिर्फ क्या बनेगी, जो बनेगी जेड इज इक्वल टू इट इज पी बी एम डिवाइड बाई आर इंटू टी। अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके। तो यहाँ से आपका ये बन गया बेटा सेकेंड फार्मूला, ये आपका फर्स्ट फार्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के अंदर बच्चों पी बी एम इक्वल टू आर टी डिफाइन हो चुका है। इसमें जेड इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो आपको देखो जेड इक्वल टू आपका क्या था, जेड इक्वल टू का बेसिक फार्मूला अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जेड इक्वल टू मैं लिखूंगा जेड इक्वल टू इट इज बी एम रियल डिवाइड बाई बी एम आइडियल। बच्चों यही था ना? तो अब करना क्या है, यहाँ से आपका जेड क्या बन गया है, पी बी एम ऊपर हो जाएगा, पी बी एम नीचे, दोनों जगह आपके सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि आपका यहाँ पे आइडियल गैस के लिए पी बी एम इक्वल टू आर टी निकला कि निकला? तो बेटा यहाँ से 1 निकल गया, मतलब जेड इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या? इट इज डिफाइंड फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल गैस। इसका मतलब कि जेड इक्वल टू 1 का मतलब बेटा इट इज ए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1, इट इज डिफाइंड फॉर आइडियल गैस। मतलब अगर कोई भी गैस आइडियल के तरीके से बिहेव कर रही है तो उसका जो जेड होगा वो काफी क्लोज होगा बेटा इक्वल टू 1 के, या फिर आपका 1 ही होगा। अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब जेड इक्वल टू 1 तो बच्चों डेफिनेटली आपकी आइडियल गैस होगी। अब जेड की वैल्यू अगर आपकी नॉट इक्वल टू 1 हो गई, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब 2 केस बनेंगे, जहां पे जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और जेड की वैल्यू लेस देन 1। अब भाई जब ग्रेटर देन 1 होगी मतलब पॉजिटिव, लेस देन 1 का मतलब बेटा नेगेटिव। इस पर हम बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, रियल गैस डू नॉट ओबेज वेरियस गैस लॉ, जो हम लोगों ने बेटा डिस्कस किए थे, चार्ल्स लॉ, वाइस लॉ, अवगाड्रो एंड गैलोस लॉ, वो आपके फॉलो नहीं करेंगे। यस, पहले डिस्कस मैंने किया था। एंड ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बाद में बेटा जेड आपका जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, तो जेड की वैल्यू बेटा 1 से अधिक या फिर आपकी 1 से कम डिफाइंड होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चों जब 1 से अधिक होगी तो केस कैसे हम डिस्कस करेंगे, 1 से कम होगी तो हम लोग कैसे करेंगे इसको अंडरस्टैंड। क्लियर है? ओके। यस बच्चों, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई जेड की वैल्यू आपकी 1 हो गई थी, तो डेफिनेटली मैंने वहाँ पे बोला था कि बेटा वो आपके आइडियल कंडीशन है। तो मैं तीनों कंडीशन एक करके डिस्कस करूँगा और आपको इसके अंदर जितनी भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करूँगा। जेड इज इक्वल टू 1 फर्स्ट केस में,
नेक्स्ट में को जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और थर्ड में बात करूँगा कि जब जेड की वैल्यू आपकी लेस देन 1 होगी। तो जेड की वैल्यू बेटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बताओ भाई, पी बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, पी बी इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला तो आपको एनआरटी रहता है, तो भाई एन की 1 पुट तो बी एम हो जाएगा ना, पी बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, मतलब यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं, नो डेविएशन, नो डेविएशन। और ये बेटा क्या बताएगा, इट इज़ डिफाइंड फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस। अब आते हैं सेकंड पे, जब जेड की वैल्यू बच्चों क्या होगी, जेड की वैल्यू आपकी यहाँ पे बेटा 1 से अधिक हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव में। तो 1 से अधिक होने का मतलब क्या है वो बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका जो पी बी होगा इट इज़ ग्रेटर देन एनआरटी, यही बनेगा। इसको हम ऐसे बोलें कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ रियल है ये बच्चों अधिक किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। नोट डाउन करो इसको, इसका मतलब क्या है, रियल का वॉल्यूम अधिक मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपांड कर रही है। गैस क्या कर रही है, गैस आपकी एक्सपेंशन होगा बेटा, एक्सपेंशन करेगा बेटा। गैस का एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, मतलब मैं लिखूँ कि फोर्स ऑफ रिपल्सन, हम बात करें जेड ग्रेटर देन 1 की, फोर्स ऑफ रिपल्सन ये क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये आपका डिक्रीज करेगा। अरे बात समझ में आई क्या, तो ये बेटा आपको जो पूरा का पूरा टर्म जो डिफाइन कर रहा है जेड ग्रेटर देन 1, इट इज़ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव डेविएशन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन को डिफाइन कर रहा है। अरे बात समझ में आई क्या, लिखो जल्दी से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब जेड की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो पी बी बेटा ग्रेटर देन एनआरटी हो जाएगा, मतलब आपका जो बी रियल होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल इट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। डेफिनेटली बेटा रियल का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका है भाई, आइडियल से वॉल्यूम बढ़ चुका है ना, रियल का वॉल्यूम बढ़ा है तो गैस एक्सपांड कर चुकी है, तो रिपल्सिव फोर्स अधिक होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। और रिजल्टेंट अगर बच्चों में बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा आपका ही होगा कि यहाँ पे आपका जो रियल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत क्लियर सा पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे रियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट को मैं करूँगा एक्सप्लेन। थर्ड पॉइंट बेटा आपका हो जाता है जेड लेस देन 1, जब जेड की वैल्यू 1 से कम होगी तो बताओ जरा भाई, आपका जब जेड की वैल्यू 1 से अधिक थी उसका आपका रिवर्स हो जाएगा, चाहे जेड ग्रेटर देन 1 हो जेड लेस देन 1 हो, दोनों ही रियल की कंडीशन है, रियल गैस की कंडीशन, नॉन आइडियल कंडीशन। मतलब इसका होगा कि भाई जेड लेस देन 1 का मतलब कि भाई जो पी बी की वैल्यू होगी इट इज लेस देन एनआरटी। फर्स्ट समझ में आया क्या, क्लियर है, ओके। इसके बाद आपका जो वॉल्यूम ऑफ रियल होगा ये लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ रियल बच्चों कम हो गया है, तो मुझे बताओ गैस कैसी करेगी, गैस बेटा एक्सपैंड नहीं करेगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बेटा कुछ ऐसा होगा कि आपका जो गैस होगा वो क्या कर जाएगा, गैस आपका, इसको नोट डाउन करते चलो बच्चों, तो गैस क्या होगा, गैस आपका कॉम्प्रेस हो जाएगा। भाई गैस कंप्रेशन में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और फोर्स ऑफ रिपल्सन इसकी वैल्यू कम होगी। और डेविएशन कैसा होगा बेटा, जब जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी, डेफिनेट नेगेटिव डेविएशन, वॉल्यूम डिक्रीज किया ना, यस रियल का, क्लियर है, समझ में आया क्या, ओके नोट डाउन। इसके बाद अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो बेसिक जो आपका टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। तो नोट के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो जैसे मैंने बताया था कि बेटा z इज इक्वल टू आपका क्या था, बी एम रियल डिवाइड बाई बी एम आइडियल। तो फर्स्ट केस से z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, अभी मैंने बताया था कि z की वैल्यू बच्चों 1 से अधिक हो रही है। तो 1 से अधिक होने का मतलब क्या है बच्चों, आपको मैंने अभी जब ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको ये पता होगा ये ग्राफ मैंने आइडियल रियल का डिस्कस किया था, उस केस में बेटा z की वैल्यू 1 का मतलब बेटा ये ऊपर वाला पोर्शन, ये तो आपका z इक्वल टू 1 होता है, इसके नीचे का जो ये पोर्शन है बेटा ये z क्या होगा, ये z लेस देन 1। ऊपर के पोर्शन की बात करूं तो z क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, मैं कर्व अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो z की वैल्यू 1 का मतलब बच्चों क्या है कि प्रेशर की वैल्यू अधिक है ना, प्रेशर हम लेते हैं बेटा बाई एक्सिस पे, तो प्रेशर आपका अधिक है, इसका मतलब कि z की वैल्यू जब भी बेटा 1 से अधिक होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब हाई प्रेशर को डिफाइन करेगी, यस। इसका मतलब कि आपका जो बेटा वॉल्यूम जो रियल का होगा वो अधिक, बिल्कुल सही, अभी आपको बताया था वॉल्यूम बेटा रियल का अधिक, वॉल्यूम ऑफ आइडियल से गैस एक्सपांड करेगी, बिल्कुल सही है। रिपल्सिव फोर्स अधिक होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो इसका आपका रिजल्टेंट क्या है, ओके। तो यहाँ पे बढ़े, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यहाँ पे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, गैस डेफिनेटली एक्सपांड करेगी, ठीक है। फॉर रियल गैस इन कंपेरिजन इफ इट हैड बीन एन आइडियल गैस, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे करेगा डोमिनेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज जब बेटा जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 मैंने बताया था, बताओ जरा, पी बी बेटा लेस देन एनआरटी रहता है, वॉल्यूम ऑफ रियल लेस देन वॉल्यूम आइडियल होगा, गैस कंप्रेस करेगी, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया।
भाई अट्रैक्टिव फोर्स करेगा बेटा यहाँ पे डोमिनेंट जब आपकी जेड की वैल्यू 1 से अधिक होगी, मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताया था। क्लियर है? तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स करेगा आपका डोमिनेंट। क्लियर? ओके, नोट डाउन। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, दैट इज दी वॉन डेर वाल इक्वेशन, इस पे करेंगे हम लोग डिस्कशन। यस बच्चों, तो जो आपका वॉन डेर वाल इक्वेशन है इसको हम लोग काफ़ी बड़ा डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई वॉन डेर वाल इक्वेशंस बोलो या फिर आप रियल गैस इक्वेशन बोलो, बात एक ही है। वॉन डेर वाल इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको लिख सकता हूँ फार्मूला P प्लस स्मॉल a n स्क्वायर डिवाइड बाई बी इज अ वॉल्यूम स्क्वायर। बेटा यहाँ से आपका वॉल्यूम के साथ माइनस स्मॉल n इंटू बी, करेक्शन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू NRT। ये बेटा आइडल का फॉर्मूला नहीं है, ये बेटा आपके रियल गैस का फॉर्मूला है। ये कैसे निकलता है हम बात करेंगे बेटा प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के बेस पे। ठीक है, ओके। तो हम लोग पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। गैसेस शोज appreciable deviation from ideal gas, मैंने ग्राफ में बताया था बेबियर। दिस लीड वॉन डेर वाल, बेटा जहाँ पे डेविएशन आया था ना उसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या है, डेविएशन आने के चक्कर में आपका प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, इसलिए आपका करेक्शन इंट्रोड्यूस होता है। जो आपके आइडियल गैस की फॉर्मूला है बेटा वो चेंज होता है आपके रियल गैस के अंदर। तो है वॉन डेर वाल टू पॉइंट आउट, वैसे बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया साइंटिस्ट ने, लेकिन वॉन डेर वाल का जो आपका इक्वेशन है वो काफ़ी आपका वैलिड रहता है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वॉन डेर वाल टू पॉइंट आउट दैट मैक्सवेल हैड मेड टू रॉन्ग एजम्पशंस, जैसे मैंने केटीजी का बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, इन हिज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेरिवेशन। ठीक है, तो आपका जो डेविएशन हुआ है वो डेविएशन के पीछे लास्ट को मैंने 2 पॉइंट जो बताए थे केटीजी के अंदर, वही पॉइंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से आपका डेविएशन डिफाइंड होता है। तो ये कुछ बेसिक आपका पॉइंट हुआ है। आप चलते हैं वॉन डेर वाल प्रपोज 2 करेक्शंस। तो पहला करेक्शन बेटा आता है आपका प्रेशर करेक्शन, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम करेक्शन। तो प्रेशर कनेक्शन की मैं बात करूंगा तो जरा ध्यान से सब लोग फोकस करेंगे। क्लियर है? ओके। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कुछ बेसिक पॉइंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा। क्लियर है? ओके। यस बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका आइडियल गैस और आपका रियल गैस, ठीक है, दोनों को लेके हम बात करेंगे। ठीक है, रियल गैस। तो जो आइडियल गैस है उसके मैं पहले आपको बताऊंगा बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ गैस आइडियल गैस के अंदर क्या डिफाइन की जाती है। जैसे मान लो चलो बच्चों हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर बच्चों आपको पता है कि जो हमारा आइडियल गैस रहता है बेटा उसको पॉइंट मास से हम डिफाइन करते हैं, पता होगा आपको बच्चों। यस, अब इसके अंदर देखो आपको हमने स्मॉल स्मॉल डॉट बनाए हुए बेटा, ये आपके पॉइंट मास को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज डिफाइन दी पॉइंट मास। ठीक है, जो भी एटम्स से मॉलिक्यूल्स हैं बेटा आपके आइडियल गैस के वो पॉइंट मास को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन है कि अगर इन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं काफ़ी क्लोज लेके जाऊँ, अगर इन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं आपको फिर से बना रहा हूँ समझने के लिए, अगर बेटा इन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को जो पॉइंट मास अगर मैं काफ़ी क्लोज लेके जाऊँ, अगर मैं प्रेशर को एक्सर्ट कर दूँ, तो मुझे बताओ ये गैस के मॉलिक्यूल बेटा पॉइंट मास हैं। तो हालांकि इनका वॉल्यूम तो बच्चों कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मान लो इस कोने में लेके गया, यहाँ पे इतना तो स्पेस आपको खाली मिलेगा ना, ये स्पेस। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बेटा जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो बहुत ही कैसा होगा, निग्लिजिबल होगा। अरे बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी। अरे बताओ भाई ये पॉइंट मास हम बात कर रहे हैं आइडियल कंडीशन, किसको लेके बात कर रहे हैं हम, आइडियल गैस को लेके बात कर रहे हैं। तो आइडियल गैस के अंदर जो बेटा पॉइंट मास हम डिफाइन करते हैं, केटीजी के अंदर मैंने डिफाइन किया था, तो इसका मतलब क्या, अगर बेटा इसको मैं कंप्रेस करूँ इन गैस के पार्टिकल्स को, तो बेटा एक बहुत ही स्मॉल आपका यहाँ पे एरिया कवर करेंगे। तो जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम बेटा मानेंगे जो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड किए गए, तो वॉल्यूम जो होगा आपके मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो बहुत ही आपका निग्लिजिबल होगा इन केस ऑफ आइडियल गैस। बट क्या होगा रियल गैस के अंदर बेटा क्या होगा, तो देखेंगे बच्चे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस के अंदर सीन क्या होगा, तो रियल गैस के अंदर जो बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो आपके बिगर साइज के होते हैं बेटा, किसके कंपेयर में, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कंपेयर में। और आपके रिजिड भी होते हैं, कैसे बेटा, रिजिड भी आपके डिफाइन किए जाते हैं। तो अब मुझे बताओ इनको अगर बच्चों में कंप्रेस करूं रियल गैस से आपके मॉलिक्यूल्स को, तो मुझे बताओ बेटा जब रिजिड हैं तो कहीं ना कहीं बेटा आपका सपोज ये वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाइड किया, इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा बच्चों वो क्या होगा भाई, वो वॉल्यूम बेटा आपका नो डाउट बेटा ये तो स्पेस आपको खाली मिलेगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम बेटा आपका निग्लिजिबल नहीं होगा। कुछ ना कुछ बेटा आपकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी, मतलब निग्लिजिबल तो नहीं होगा बिकॉज इट इज रिजिड। तो अब मुझे बताओ कि आपका जो आइडियल वाला केस था, उस आइडियल केस के अंदर
क्या मैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बट इन केस ऑफ रियल गैस क्या मैं लिखूंगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या सही स्टेटमेंट? नहीं, इनकरेक्ट आपको करना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई इन केस ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ गैस नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट इन केस ऑफ आइडियल गैस कंडीशन तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके। अगर मैं एक्चुअल वॉल्यूम की बात करूं तो बताओ बच्चों क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिखो जल्दी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, हम बात करें बेटा रियल गैस को लेके, तो रियल गैस के अंदर आपको जो बना फॉर्मूला वो क्या है बेटा? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही बेटा स्मॉल बी माना गया है। ये वन मॉलिक्यूल के लिए आपका डिफाइन करता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो देख लो जरा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा इज इक्वल टू कैपिटल, ये जो बी लिखा हमने ये क्या है? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस स्मॉल बी। व्हाट इज स्मॉल बी? स्मॉल बी बेटा कांस्टेंट है, इसको हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं या फिर को वॉल्यूम के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम भी इसको बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल बी आपको समझ में आया, ये आपका बेटा क्लियर हो चुका है। अब ये जो फॉर्मूला बेटा किसके लिए डिफाइन करेगा? इट इज ओनली फॉर 1 मोल। इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। क्लियर है? यस, नोट डाउन। यस बच्चों, इसके बाद अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि बच्चों जो आपका फॉर्मूला निकला था उसके अंदर जो स्मॉल बी था, उस स्मॉल बी के यूनिट्स के बारे में पहले बात करूँगा, ठीक है? तो आपका एन बी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, जहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे बेटा लीटर डिवाइड बाई मोल्स। लीटर डिवाइड बाई मोल्स। तो आपको यहाँ से यूनिट डिफाइन हो गया। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल बी क्या है? तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा दैट इज दी सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल बी, ठीक है? वंडर वॉल कांस्टेंट बी। तो अब क्वेश्चन है कि बेटा मैंने बी को बोला था इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है? जो आपका पार्ट जो डिफाइन कर रहा है ना, जो बेटा मॉलिक्यूल से रियल गैस के अंदर जो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे थे, ठीक है? इस तरीके से। तो ये जो आपका वॉल्यूम बेटा डिफाइन है तो उसको हमने स्मॉल बी, इट इज एक्सक्लूडेड पार्ट, ठीक है? ओके। अब ये क्वेश्चन है क्या है कि आपका सिग्निफिकेंस के बारे में जब हम बात करें तो स्मॉल बी आपका डिपेंड करता है साइज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों जरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, राइट डाउन। तो स्मॉल बी बेटा डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये आपको याद रखना है। ओके, सिग्निफिकेंस होगा, यूनिट्स भी हो गया। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप मुझे बताना। क्वेश्चन है कंपेयर वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम और स्मॉल बी उसने डिफाइन किया है, ठीक है? इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ गैसेस को लेकर मैं बात करूंगा मैं। तो चलो आप मुझे बताना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया है। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दूंगा कि F2 और Cl2 इन दोनों में से जो स्मॉल बी है किसकी वैल्यू अधिक करेगा, बताओ बच्चों। तो ऑब्वियसली बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में से बेटा किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड बताओ जरा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एल्जीनॉन। तो ये भी समझ में आ रहा होगा, इजी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पूछूँ आपसे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड, दैट इज C2H6 CH4 NC3H8। बताओ जरा किसको स्मॉल बी की वैल्यू मैक्सिमम डिफाइन की जाएगी? भाई जिसका साइज आपका बिगर होगा। यस, तो इसका मतलब C3H8 मैं लिखना चाहूँगा इस तरीके से, C3H8 या वैल्यू बिगर, नेक्स्ट C2H6 एंड सबसे कम होगा आपका CH4, इट इज़ फॉर मीथेन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके वॉल्यूम बी को लेके ही बात करी जा रही है, वंडर वॉल कांस्टेंट को लेके। तो मुझे बताओ किसकी वैल्यू अधिक होगी बेटा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस इज CH3
and CH3। ये व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। भाई नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है आपके 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन ही आपको मिले हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बाइट, तो इट इज़ ए नॉर्मल ब्यूटेन। सेकेंड देखो, सेकेंड आपका है CH3, नाउ इट इज CH, सिंगल बॉन्ड CH3, नाउ इट इज CH3। तो बताओ बेटा स्मॉल बी की वैल्यू किसके अधिक होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा इन दोनों में से हम बात करेंगे बेटा किसके? मॉलिक्यूल्स के साइज़ के बारे में। जब मॉलिक्यूल्स के हम साइज़ के बारे में बात करेंगे तो आप मुझे ज़रा बताओ तो कि दोनों में से बिगर वैल्यू किसकी होगी? तो जहाँ बेटा आपकी ब्रांचिंग होनी स्टार्ट होती है, हालांकि दोनों ही आइसोमर्स हैं। अरे दोनों क्या है बच्चों? आइसोमर्स है ना। आइसोमर्स हम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसके बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसोमर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ से देखो अभी ये आइसोमर्स हैं। अच्छा अभी आइसोमर्स हैं बेटा, नीचे वाला क्या है? इट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अभी क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से बेटा बिगर साइज किसका होगा? आपकी स्मॉल बी की वैल्यू किसकी होगी? तो आपको बेटा पता है कि जहाँ ब्रांचिंग हो जाती है वहाँ पे आपका एरिया कम हो जाता है, मतलब वहाँ पे आपका साइज कम हो जाएगा। और जब बेटा नॉर्मल आपकी चेन रहती है वहाँ पे आपका एरिया मैक्सिमम होगा, मतलब वहाँ पे साइज अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो फर्स्ट आपका अधिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। क्लियर है क्या? ओके, नोट डाउन। यस बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो स्मॉल बी है बेटा वो आपका रहता है 4 × Na, इट इज एवोगाड्रो नंबर, इट इज बी वॉल्यूम बेटा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, यहाँ बेटा 4 क्यों डिफाइन करते हैं? तो बेटा 4 एक्चुअली क्या है मैं पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जरा फोकस करना सब लोग। जैसे मैं बात करता हूँ, एक्चुअली ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला किसके लिए है? इट इज़ फॉर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए मैं डिफाइन किया है। अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से ये 4 के बारे में बता रहा हूँ। जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे ये इतना एरिया आपके मॉल इस तरीके से एटम्स ने कवर किया है, तो कहीं ना कहीं एटम्स के बीच में मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा। एटम्स के बीच में आपको कहीं ना कहीं जब बेटा एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे तो उसके बीच में तो कहीं ना कहीं स्पेस होगा ना थोड़ा बहुत। तो उस स्पेस को डिफाइन करना है फॉर 1 मोल, तो हम लोग बेटा 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 कहाँ से आता है पहले वो समझ लो, बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं इसको और प्रॉपर वे से बताऊं तो हमारे पास इस तरीके सपोज ये एटम्स इस तरीके से आपके प्रेजेंट है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच में भी तो स्पेस है बच्चों। ये जो स्पेस बीच में दिख रहा है, तो इस स्पेस की वजह से फॉर 1 मोल हम डिफाइन करते हैं आपका 4। ये 4 कहाँ से है पहले उसको मैंने समझ लिया। अरे क्लियर है क्या? तो अब फॉर्मूले को हम लोग करेंगे बेटा एक्सपांड। तो B = था, मैं डिफरेंट कलर से लिखने की लूँगा, तो देखो जरा B = था आपका, इट इज़ 4 × Na इंटू दैट इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही था आपका। जहाँ पे B = लिख सकते हैं अपन 4 × Na बेटा वॉल्यूम बेटा मैंने बताया रिजिड स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो इसका मतलब यह बेटा आपका रिजिड स्फेरिकल शेप है, तो मतलब क्या वॉल्यूम बताओ? 4/3 πr³। 4/3 πr³। ये बात समझ में आई क्या? लिखो जल्दी से इसे, 4/3 πr³। अब मैं यहाँ से बताऊँगा, बोलूँगा आपसे कि सपोज आपका जो स्मॉल बी है, अगर स्मॉल बी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगी तो मैं आर बेटा, क्योंकि मैं बात करूँ ना इसके साइज़ के बारे में, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूँगा, तो मुझे बताओ कि जो आर है भाई ये भी इसकी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। तो मतलब अगर बी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो भाई आर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, और रेडियस अगर आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो आपकी बी की वैल्यू भी क्या होगी? ये भी आपकी इंक्रीज़ करेगी। अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बेटा बात करेंगे प्रेशर करेक्शन के बारे में, तो सब लोग फिर से फोकस करेंगे प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, ठीक है, एंड कांस्टेंट स्मॉल a, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलो हम बात कर लेते हैं बच्चों। मान के चलो हमारे पास ये इस तरीके से एक मैंने वॉल यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया है। ठीक है, सब लोग फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, अदरवाइज़ फिर गलती हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे आपके एक मैं बात करूँ रियल को लेके, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पहले चलो मैं आइडियल को लेके बात कर लेता हूँ, रियल को बाद में बताऊँगा। ठीक है, पहले आइडियल को लेके बात कर लेते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि आपके आइडियल गैस का बेटा ये मॉलिक्यूल्स हैं, और वैसे भी अगर मैं बात करूँ ना तो आपको मैं बताता हूँ कि बेटा रियल आपके आइडियल गैस के अंदर हम पॉइंट मास की बात करते हैं। यस, तो ये बेटा जो पॉइंट मास है वो बेटा आपके बी वेलोसिटी से मूव किया, और इस बेटा वॉल से बेटा इस वॉल ऑफ द कंटेनर बेटा स्ट्राइक किया इसने। तो भाई जब ये इधर से इधर मूव किया
तो मुझे बताओ यहाँ पे ये किस मोमेंटम की जो हम बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये जो बेटा मोमेंटम की बात करूँ तो आपका क्या होगा, इट इज़ स्मॉल m इंटू बी होगा पॉजिटिव में। और यही बेटा जब स्ट्राइक करने के बाद वापस से बेटा इधर से इधर मूव करेगा, यही आपका जो पॉइंट, आपका जो मास का जो एटम है, मॉलिक्यूल है आइडियल गैस का, तो बेटा यहाँ पे बेटा क्या होगा, इट इज़ माइनस m इंटू बी हो जाएगा। अरे बताओ भाई, इसी तो होगा ना भाई, किस मोमेंटम से आया, m इंटू बी पॉजिटिव से बेटा गया किससे, स्ट्राइक करने के बाद माइनस m इंटू बी। तो यहीं से बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, पता होगा बेटा प्रेशर, याद है आपको प्रेशर ऑफ आइडियल। तो प्रेशर ऑफ आइडियल हम बेटा कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद होगा आपको। ओके, तो ये अब एक ये तो समझ में आपको आ गया। अब एक चीज़ और है कि आइडियल कंडीशन में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम बिल्कुल भी नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल आइडियल कंडीशन को लेकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रियल कंडीशन को। तो भाई रियल कंडीशन जो आपको रियल गैस की कंडीशन उसकी बात करें, भाई यहाँ पे आपका एटम का साइज बेटा काफ़ी बिगर होगा, रिजिड होगा, स्फेरिकल शेप का इस तरीके से मिलेगा, पॉइंट मास नहीं होगा। मान के चलो बच्चों ये आपका एटम ए है। अब इसके आसपास आपके और भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। मान लेते हैं कि सपोज आपका ये एटम बी है, ये सी एटम है, ये डी एटम है, ये भी बच्चों आपके रिजिड है, सेम साइज के इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है। अब होगा क्या कि बच्चों ये बी वेलोसिटी से सपोज इधर से इधर मूव किया स्ट्राइक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये और जो एटम्स आपको मैंने बताया था कि रियल गैस के कंडीशन के अंदर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा वो काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं इन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा भाई, ए और डी के बीच में, इसी तरीके से ए और सी के बीच में काम करेगा, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो जितनी स्पीड से बेटा आना चाहिए था ए को, उतनी स्पीड से नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई बी सी और डी बी से अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो अट्रैक्ट करने का मतलब इसकी जो एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड तो होगी नहीं। अब जब वो स्पीड नहीं होगी, वो जो वेलोसिटी नहीं होगी, तो मुझे बताओ क्या ये स्ट्राइक काफ़ी तेज़ी से करेगा, तो नहीं करेगा। तो इसी केस में मुझे बताओ, मैं लिखूंगा कि प्रेशर ऑफ आइडियल, मैंने कंडीशन आपको बता दी। अब मुझे बताओ प्रेशर ऑफ आइडियल एंड प्रेशर ऑफ रियल, इन दोनों में से किसकी वैल्यू अधिक होगी, तो डेफिनेटली प्रेशर ऑफ आइडियल आपका अधिक होगा एज कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ रियल। कि भाई प्रेशर ऑफ आइडियल का मतलब क्या है कि आइडियल केस के अंदर आपके जो मोमेंटम था m इंटू बी से स्ट्राइक किया, m इंटू बी से आपका शिफ्ट हो गया, और इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है इन केस ऑफ आइडियल, बट इन केस ऑफ रियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एग्जर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जितना स्पीड से आना चाहिए इन केस ऑफ रियल गैस उतनी तेजी से बेटा वो स्ट्राइक नहीं करेगा आपके बॉल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर होगा रियल का वो आपका कम होगा बेटा किसी कंपेयर में, आइडियल के कंपेयर में। क्लियर है? ओके। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि जो बेटा हमारी बेसिक क्वेश्चन होती है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर बेटा क्या होगा, तो इस प्रेशर को मैं पहले बताता हूँ। ये एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे, तो बेटा क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपका ये जो टोटल प्रेशर होगा वो आपका डिफाइन करेगा बेटा आइडियल के अंदर। अब हम बात करेंगे रियल को लेके। तो रियल के अंदर सिचुएशन क्या होती है, तो मैं रियल के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस इट इज़ इंटरनल, ठीक है। इसमें मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो प्रेशर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो आपका जो इंटरनल होगा और प्लस आपका जो प्रेशर आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया, दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्रेशर ऑफ गैस आपका डिफाइन हो जाएगा रियल के अंदर। ये बात समझ में आई क्या? अब एक इसमें सिचुएशन ये भी होती है कि एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि मान के चलो बेटा वॉल ऑफ द कंटेनर ये है, वॉल ऑफ द कंटेनर आपका यहाँ भी है, वॉल ऑफ द कंटेनर आपका कुछ ऐसे भी है ना, और यहाँ पे एटम्स कुछ इस तरीके से आपके प्रेजेंट हैं। तो भाई ये एटम्स अगर इधर से इधर मूव करेगा तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये फर्स्ट ए एटम, तो ये बी एटम इधर भी तो स्ट्राइक करेगा, ये इधर भी तो स्ट्राइक करेंगे, तो ये भी आपको एज्यूम करना पड़ता है, ये भी समझना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि आपका जो ए टाइप की जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिखेंगे बच्चों हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप, मैंने ABC टाइप लिए थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा, N/B। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, N/B होगा। अब मैं पूछूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों क्या होगा, ये भी आपका N/B ही होगा, ठीक है।
इसी तरीके से आप सी के बारे में बात करो तो वो भी आपकी वही वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा कि भाई जो प्रेशर ऑफ गैस का बेसिक फॉर्मूला क्या था, प्रेशर प्लस आपका इंटरनल, जहाँ पे हम बेटा जब हम बात करते हैं कि जो प्रेशर इंटरनल है उसकी बात करते हैं उसको निकालने, तो क्या होगा भाई वो ए और बी, सपोज इन दो पे मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँगा तो बताओ बच्चों क्या होगा, भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था एन बाई बी, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी आपका था एन बाई बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा प्रेशर आपका जो इंटरनल होगा दैट इज ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा बी स्क्वायर, हालांकि आपका बनेगा एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। भाई प्रोपोर्शन साइन निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, ए आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो ये कांस्टेंट के बारे में मुझे एक्चुअली बताना, तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट क्या है बेटा, ये स्मॉल ए है आपका, इट इज वॉन्डर वॉल कांस्टेंट, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, राइट डाउन। तो यहाँ से आपका जो प्रेशर ऑफ गैस का रिजल्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या, ऐड मैंने क्यों किया है, रीज़न क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि भाई यूनिट ऑफ ए क्या होगा, ए का यूनिट क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका यूनिट ऑफ स्मॉल ए, तो पी इक्वल टू क्या था ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यही था आपका फार्मूला। तो अगर अब मैं बात करूँ तो बेटा प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं एटीएम इक्वल टू स्मॉल ए, बेटा कांस्टेंट है, बेटा एन स्क्वायर का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं मोल, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, नीचे बताओ जरा, लीटर होगा, लीटर का स्क्वायर। अगर एक अगर आपको यूनिट निकालना है तो क्या बनेगा, दैट इज एटीएम इनटू लीटर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका मोल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, तो ये हो गया आपका यहाँ पे यूनिट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल ए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए का सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो लिखो स्मॉल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों हम बात करें तो एमोंग दी मॉलिक्यूल्स, लिखो वहाँ पे एमोंग दी मॉलिक्यूल्स, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अधिक होगा तो स्मॉल ए भी क्या होगा उतना अधिक होगा, मतलब स्मॉल ए बेटा किस में लिख दो एमोंग दी मॉलिक्यूल, एमोंग दी मॉलिक्यूल्स, राइट डाउन। अब हम लोग करेंगे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप मुझे जरा बताना, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं जनरली लिखूँ कि बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में से स्मॉल ए की वैल्यू कहाँ पे अधिक होगी, स्मॉल ए की वैल्यू वहाँ पे अधिक होगी जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका अधिक होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कहाँ पे अधिक होगा, जहाँ पे पोलर होगा, यस पोलर, बिकॉज पोलरिटी, जैसे एग्जाम्पल ले लो बेटा SO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, सब मान लेते 3 मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से SO2 SO2 SO2, भाई SO2 को पता है बेटा ये पोलर होता है इन नेचर। अगर बेटा नॉन पोलर की बात करें सपोज CH4 यहाँ पोलरिटी होती ही नहीं है, तो समझ सकते हो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, भाई हाईएस्ट क्या होगा स्मॉल ए, इट इज़ फॉर SO2। जैसे इसके बाद मैं एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, इसको समझने के लिए या ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो गया है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि आपको कंपेयर करना है फॉर दी F2 Cl2 Br2 और I2, सोचो बताओ जरा किसमें स्मॉल ए की वैल्यू अधिक होगी, समझ लिया, सोच लिया, बताओ। तो भाई आपको पता है I2 Br2 एंड इस तरीके से I2 की वैल्यू सबसे अधिक होगी। I2 बेटा पता है ना आपको, सॉलिड, ब्रोमीन, लिक्विड और बाकी ये दोनों बेटा गैस की फेज में। तो स्मॉल ए बेटा मैक्सिमम किसका बेटा, आयोडीन का हुआ। क्लियर है आपको, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 O2 N2 NH3, बताओ इन चारों में से किसका अधिक होगा स्मॉल ए। तो याद रखना बच्चों, ऐसा मत बोल देना कि अगर मोलर मास की बात करोगे तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे बोलोगे कि सर CO2 का तो 44 हुआ, O2 का 32 हुआ, N2 का आपका 17 हो गया, यस। अमोनिया का बात करोगे तो सॉरी अमोनिया का आपका 17 हो गया, और N2 की बात करोगे तो कितना 28 हो जाएगा। अब बताओ, आप बोलोगे सर CO2 का मैक्सिमम हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ 44, ऐसा नहीं है। यहाँ बेटा आपका जो अमोनिया है ये बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, जब ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है तो डेफिनेटली इसका मैक्सिमम होगा। तो H बॉन्डिंग को भी याद रखना, H बॉन्डिंग हाईएस्ट H2 को डिफाइन करेगा। थोड़ा सा करेक्ट आंसर लिखो जरा, करेक्ट आंसर फिर क्या बनेगा,
फर्स्ट वन इज अमोनिया, यस। फिर उसके बाद CO2, देन O2, देन N2। दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से फटाफट से, ओके लिख लिया। ओके इसके बाद मैं रिलेशन की बात और करूँगा। अगर बच्चों में स्मॉल a की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे आपका जो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लिक्विफिकेशन क्या होगा, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। बताओ भाई, गैस आपके लिक्विड में चेंज होनी है, अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए इंटरमॉलिकुलर, और स्मॉल a की वैल्यू भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या, क्लियर है आपको? ओके ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है लिक्विफाई कौन सा आसानी से हो जाएगा। पहला आपका NH3 अमोनिया, नेक्स्ट इज SO2, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो CH4, नेक्स्ट इज C2H6। आसानी से लिक्विफाइड कौन होगा, मोस्ट इजली लिक्विफिकेशन कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको दिख रहा होगा आप लोग सर मॉलिक्यूलर वेट को लेके बात करेंगे तो SO2 आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा नहीं बच्चों। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आपको दिख रही है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो आसानी से लिक्विफाई कौन हो जाएगा, अमोनिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो लिक्विफिकेशन भी आसानी से होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई क्या? ओके देखो जल्दी से पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ कैपिटल डेट बेटा, व्हाट इज दिस, कॉम्पेंसेटिव फैक्टर विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो पहला बेटा पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्पेंसेटिव फैक्टर एंड प्रेशर को लेके, जो एनसीईआरटी के अंदर आपका डिस्कस किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो ग्राफ आता है ना बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, तो ग्राफ को पहले मैं समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, मैं क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। ठीक, तो चलो तो चलते हैं फर्स्ट हम ग्राफ पे। तो ग्राफ को समझने के लिए मैं ज़रा यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँगा, उसको ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस मैंने प्रेशर लिया है और वाई पे लिया मैंने जेड, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। भाई जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, इस तरीके से। ठीक है, जो बेटा 1 पे प्रेजेंट है तो 1 का मतलब है जो अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो ये बेटा किसको डिफाइन करेगा, इट इज़ डिफाइंड फॉर आइडियल गैस। अरे जेड इज इक्वल टू 1 हो गया ना, यस। अगर उससे बेटा आप 1 से ऊपर जाओगे तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, नीचे आओगे बेटा जेड की वैल्यू लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 समझ में आया, लेस देन 1 समझ में आया, मतलब ऊपर जाओगे तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या होगा, जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये बात समझ में आ रही है? ओके, इसके बाद यहाँ पे बच्चों मैं बात करूँगा कि आपका जो हाइड्रोजन और हीलियम है, मैं इसको लेके बात करूँगा। तो आपका हाइड्रोजन हो चाहे बेटा आपका हीलियम हो, ये काफ़ी क्लोज होते हैं, मतलब डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट तरीके से कर्व बनाए हैं, कहीं कहीं इस तरीके से 2 कर्व भी बनाती हैं उन लोगों ने ऐसे, हालांकि उनकी वैल्यू बेटा काफ़ी क्लोज होती है, तो हम एक पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोजन हीलियम का आपका कर्व इस तरीके से जाएगा। अगर बच्चों मैं बात करूँ N2 गैस को लेके तो कर्व इस तरीके से मूव करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे O2 गैस को लेके तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका इट इज़ फॉर N2, नाउ इट इज़ फॉर O2। ठीक है, तो अभी एक इसमें समझना क्या है, कर्व जैसे ही बने हैं उससे मतलब नहीं है, उससे आपको वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, जहाँ पे जेड की वैल्यू 1 बेटा ग्रेटर देन 1 हो रही है, मतलब वहाँ पे डेविएशन कैसा होगा, लिख लो वहाँ पे बेटा पॉजिटिव डेविएशन। कैसा? पॉजिटिव डेविएशन। जहाँ पे बेटा जेड की वैल्यू लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन होगा। क्लियर है? हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, कांस्टेंट, उस पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जरा मैं कुछ स्टेटमेंट की बात करूंगा, सुनना ध्यान से। फर्स्ट स्टेटमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों गैसेस को लेके, तो H2 हीलियम ऑलवेज सोज दी पॉजिटिव डेविएशन। देखो दोनों ही कर्व ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन को ही शो करते हैं। लेकिन जो कर्व बेटा आपका जहाँ पे जेड वैल्यू बेटा 1 थी उससे नीचे आ रहे हैं, मतलब आप पे नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। तो 2 गैस ऐसी हैं बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव डेविएशन हमेशा शो करते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर आपका डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब बच्चों क्या है, लो प्रेशर, और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, आपका हाई प्रेशर। तो भाई हीलियम और हाइड्रोजन है, ये 2 गैस ऐसी हैं जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन को शो करती हैं, और मतलब हाई प्रेशर पे डिफाइन किया जाएगा। और जो आपकी इसके अलावा जितनी भी अदर गैसेस होंगी वो सबकी सब शो बेटा करेंगी आपकी नेगेटिव डेविएशन, मतलब लो प्रेशर। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके, अरे ये पॉइंट समझ में आया क्या? ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। तो चलो बच्चों मान के चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेता हूँ, आप जरा मुझे बताना। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जेड और पी के बीच में। ठीक, तो एक कर्व आपका इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ, इट इज ए प्रेशर, नाउ इट इज जेड। ये मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे आपका 1 है,
ये आपकी ए गैस, यहाँ से आपकी ये बी गैस, ये सपोज आपकी सी गैस, इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये आपकी सी गैस। ओके, दिस इज सी। ये 3 गैसेस मैंने आपको डिफाइन कर दिए बच्चों। ओके, आपको यहाँ पे अरेंज करना है गैसेस को, ABC को, इनके ऑर्डर के अंदर। बेटा ऑर्डर किसका? इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स का, इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स का, ठीक है। इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर आपको बताना है। कैसे करोगे? सोचो जरा। ये जितनी भी गैसेस हैं जहाँ पे जेड की वैल्यू 1 थी बेटा, 1 से नीचे आ रही है, तो 1 से नीचे का मतलब अभी बताया था मैंने। 1 से नीचे का मतलब जेड लेस देन 1, और जेड लेस देन 1 का मतलब बताओ बेटा। जेड लेस देन 1 का मतलब कि आपका जो वॉल्यूम होगा रियल का वो लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। अरे होगा ना ये रिजल्ट, बताओ। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, भाई वॉल्यूम ऑफ रियल कम हो चुका है ना, आइडियल ज़्यादा हो चुका है ना, तो अट्रैक्टिव कैसा होगा? ज़्यादा। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो बात समझ में आई मुझे, लेकिन मुझे यहाँ से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो इंगेजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर बेटा बात करो तो जिसका बेटा नेगेटिव डेविएशन से क्लोज होगा, तो सबसे मुझे बताओ बेटा जीरो क्लोज कौन है? सी गैस, उसके बाद बी गैस, उसके बाद ए गैस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी सबसे अधिक, उससे कम बी, उससे कम ए। बात समझ में आई क्या? तो मैं बोलूंगा कि जेड लेस देन 1, ये कैसे निकाला मैंने? वॉल्यूम ऑफ रियल कम हो रहा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल से, भाई रियल का वॉल्यूम कम मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? डेविएशन के साथ। तो सबसे बड़ा क्लोज कौन आ रहा था? जीरो क्लोज, बताओ। सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए। ए सबसे दूर था, इसलिए आंसर उसका सबसे कम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम कहाँ हो जाएगा? ए। क्लियर है? ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, इधर फोकस करो सब लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये कर्व है, ये आपका जेड है, ठीक है, ये आपका यहाँ प्रेशर है, ये आपका जेड इज इक्वल टू 1 है। देखो फर्स्ट कर्व की बात करते हैं, देखना ध्यान से। फर्स्ट बेटा आपका ये गया इस तरीके से मान लेते हैं T1 टेम्परेचर, सेकेंड आपका कुछ इस तरीके से गया, ये आपका T2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इससे काफ़ी क्लोज जाएगा इस तरीके से, इट इज़ T3, और T4 मान लेते हैं इस पर जा रहा है, इट इज़ ए T4। तो बताओ यहाँ पे आपका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? कौन सा टेम्परेचर आपका मैक्सिमम डिफाइन किया जाएगा? जो भी गिवन गैस है, तो टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा है, तो बताओ क्या आंसर बनेगा? सोच लो और बताओ। हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? टेम्परेचर अगर इंक्रीज के बारे में बात की जाएगी तो मुझे बताओ कंडीशंस क्या? फर्स्ट मतलब डेविएशन आपका डिक्रीज होना चाहिए, यस, डेविएशन डिक्रीज। नेक्स्ट आइडियल बिहेवियर आपका इंक्रीज करेगा, आइडियल बिहेवियर क्या होगा? वो आपका इंक्रीज करेगा। दो चीज़ देखो, दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या? फर्स्ट आपका टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आए, आते भी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखें कि डेविएशन आपका डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो डेविएशन डिक्रीज की बात करूं तो मुझे बताओ इस 1 के सबसे क्लोज कौन है? 1 के सबसे क्लोज जो बेटा T4 है, तो ध्यान से। और आइडियल बिहेवियर इंक्रीज होना चाहिए, मतलब ऐसी गैसेस जो आइडियल बिहेवियर को सपोर्ट करेंगी, डेफिनेटली बेटा वो हाई टेम्परेचर को सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर पे आपका आइडियल वाला कंडीशन जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? T4 हो जाएगा। उसके बाद बताओ बच्चों कौन सा होगा? आप देखते हो बेटा 1 से दूर, इस तरीके से आप कर लो कंपेयर, फिर कौन सा आएगा? T3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ये आपका ऑर्डर बन जाएगा T4 आपका सबसे अधिक हो जाएगा टेम्परेचर में, T3 और इससे कम T2 और सबसे कम T1। तो जब भी कभी क्वेश्चन बेटा टेम्परेचर का, आपको सिर्फ फॉलो करना है आइडियल बिहेवियर इंक्रीज होना चाहिए, बस उसको फॉलो करना, आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है बच्चों, आज इतना रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे वॉन डेर वाल इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।